जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 8 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबक यानो किस राज्य की पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबक यानो ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर अभी हाल ही में सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। इसके अलावा उन्होंने 2024 में माउंट एवरेस्ट पर भी फतह किया था। माउंट किलिमंजारो की अगर हम बात करें तो यह तंजानिया में है और यह उत्तर पूर्व तंजानिया में स्थित है, केन्या की सीमा पर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 5,895 मीटर की। किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1973 में हुई थी और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था इसे 1987 में। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो कामी रीता जो कि नेपाल के हैं, वो 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाले दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं। छोंजिंग अंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की पहली दृष्टिहीन महिला है। गीता सामोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF अधिकारी हैं। ज्योति रात्रे, इन्होंने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह पूरी की थी। इस प्रकार से ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला हैं। अगस्त 2024 में तेगवीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई पर्वतारोही बने थे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? आंसर हो जाएगा 26वां। तो ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 को अभी हाल ही में जारी किया गया है मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा। इस इंडेक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शहरों की क्षमता, निवेश, इनोवेशन के आधार पर मूल्यांकन किया गया है और इसी के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। तो बेंगलुरु को वैश्विक स्तर पर 26वां स्थान हासिल हुआ है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मुंबई और जो दिल्ली है ये शहर भी शामिल हैं। इसके अलावा चेन्नई और कोलकाता को भी इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। तो अगर हम टॉप AI सिटी की बात करें दुनिया की, तो पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर सियोल, तीसरे स्थान पर बीजिंग, चौथे पर दुबई, पांचवें स्थान पर सैन फ्रांसिस्को, छठे पर है हांगकांग, सातवें पर टोक्यो, आठवें पर अबू धाबी, नौवें पर न्यूयॉर्क सिटी और 10वें स्थान पर है संघाई। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो 26वें नंबर पर बेंगलुरु है, 27वें पर मुंबई, 28वें पर दिल्ली और 29वें स्थान पर कोलकाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं। तो भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है। पहले स्थान पर अमेरिका है। चीन के यानताई पेंगलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी हाल ही में विश्व का सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ट्रैवल लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में दुनिया के टॉप 10 एयरपोर्ट में 9वां स्थान हासिल हुआ है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जुलाई में भारत की रैंक 77, जबकि पहले स्थान पर सिंगापुर है। और विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में शहरों में 70% नौकरियां पैदा होंगी। तो ये इंडेक्स आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश में हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण पर्यावरण और रक्षा मंत्री की मौत हो गई है? आंसर हो जाएगा घाना। तो घाना देश में अभी हाल ही में वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ है, जिसके कारण घाना देश के पर्यावरण मंत्री और रक्षा मंत्री की मौत हुई है। तो ये घटना कब की है? 6 अगस्त 2025 की। और जो घाना का दक्षिणी अशांति क्षेत्र है वहां पर यह घटना हुई है। हेलीकॉप्टर का नाम था Z9 और ये सेना का हेलीकॉप्टर था। रक्षा मंत्री थे एडवर्ड ओमाने ओवामा, तो इनका निधन हुआ है। इसके अलावा पर्यावरण मंत्री थे इब्राहिम मुर्तुला मोहम्मद, तो उनका भी निधन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों सेना के कुछ अधिकारियों की भी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई है। घाना की बात करें तो यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख पा रहे हैं। ये जो देश है ये कौन सा देश है? घाना देश है। अकरा इसकी कैपिटल है। इसको ब्रिटेन से 6 मार्च 1957 को स्वतंत्रता मिली थी। जॉन महामा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अभी हाल ही में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो घाना की यात्रा पर गए थे, तो उन्हें एक सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो ये पॉइंट जरूर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना
किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है, तो असम राज्य में मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य है लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और बाल विवाह की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना। इस योजना के माध्यम से उच्चतर माध्यमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर के अध्ययन करने वाली जो छात्राएं हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी, जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सकेंगी और बाल विवाह जैसी प्रवृत्ति से वो छुटकारा पा सकेंगी। राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं। तो मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना बिहार में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार में, ज्योति योजना केरल में, एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। इंदिरा सौर गिरिजला विकासम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा के द्वारा, सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा, महिला संवाद अभियान बिहार सरकार के द्वारा और राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा, पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वधावन बंदरगाह फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो वधावन बंदरगाह फ्रेट कॉरिडोर है तो इसको अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है, यानी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी दी गई है। अब हम समझते हैं कि ये फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ऐसा विशेष मार्ग जो माल और वस्तुओं के परिवहन के लिए ही समर्पित होता है। तो ये जो मार्ग बनाया जाएगा वधावन बंदरगाह फ्रेट कॉरिडोर, ये एक ऐसा कॉरिडोर होगा जिसमें केवल माल और वस्तुओं का परिवहन किया जाएगा। और ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसका उद्देश्य तेज, सुरक्षित और कुशल माल परिवहन सुनिश्चित करना। वधावन बंदरगाह फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा प्रदान की गई है और इसका उद्देश्य है वधावन बंदरगाह को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से जोड़ना। दोस्तों, वधावन बंदरगाह की बात करें तो यह भारत का पहला मेगा डीप ड्राफ्ट पोर्ट है और यह पालघर जिला महाराष्ट्र में स्थित है, यानी मुंबई से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट बंदरगाह है। इसकी जो लागत बताई जा रही है वो 76,220 करोड़ बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्ण और सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बनी है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में अभी हाल ही में 500 किलोवाट के रूफटॉप प्लांट का शुभारंभ किया गया है और इस संयंत्र के माध्यम से दिल्ली विधानसभा में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। और अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस भी बनाया गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विजेंद्र गुप्ता। तो क्या याद रखेंगे कि भारत की पहली पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन सी है? दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा पंजाब। यानी कि जो किशोर न्याय अधिनियम है उसके तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं या फिर बोलने में उन्हें दिक्कत है, तो ऐसे बच्चों की सहायता करने के लिए ये पैनल में कुछ विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। बात करते हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015 की। तो संसद द्वारा इसे 31 दिसंबर 2015 को पारित किया गया था और ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 से। इसका उद्देश्य ये है कि कानून का उल्लंघन करने वाले और देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए बाल मैत्रीपूर्ण न्याय प्रणाली स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 7 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, इस दिवस के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। तो भारत मंडपम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था यह भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य है, यानी कि इस दिवस का उद्देश्य है बुनकरों और शिल्पकारों की उत्कृष्ट कला को सम्मानित करना। देखिए दोस्तों, ये दिवस 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें लोगों ने अंग्रेजों के जो सामान थे उनका बहिष्कार किया था, अंग्रेजी चीज़ें इस्तेमाल करना छोड़ा था और जो देसी चीज़ें थी उनका इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो इस घटना को याद करने के लिए ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। अगस्त माह के कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। 1 अगस्त को विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है।
6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है, 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 का आयोजन रविंद्र भवन नई दिल्ली में किया जा रहा है 6 अगस्त से 15 सितंबर तक। इसका आयोजन ललित कला अकादमी के द्वारा किया जा रहा है। पहली बार पुरस्कार विजेता कलाकृतियां बिक्री के लिए इसमें उपलब्ध की गई है, यानी कि जो पुरस्कार विजेता हैं उनकी जो कलाकृतियां हैं, यानी जिन्होंने पहले पुरस्कार प्राप्त किया है उनकी जो कलाकृतियां हैं वो बिक्री के लिए इस बार उपलब्ध कराई गई हैं और ये पहला मौका है जब ऐसा किया जा रहा है। ललित कला अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। रविंद्र भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य भारत में दृश्य कलाओं यानी चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक आर्ट आदि को प्रोत्साहित करना और संरक्षण करना। इसके अध्यक्ष हैं वी नागदास। अगला क्वेश्चन है मर्चेंट शिपिंग संशोधन विधेयक 2024 किस तारीख को लोकसभा में पारित किया गया है? 6 अगस्त 2025 को। और इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो 1958 के मर्चेंट शिपिंग अधिनियम को संशोधित करना, भारत के समुद्री कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना, समुद्री सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, 12th मंथ के करंट अफेयर्स की बुक भी मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये इस ऑप्शन पर मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लें। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है रैनी 600। इसकी वैलिडिटी है 3 साल की। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। मध्यम दूरी परमाणु बल संधि से कौन सा देश अलग हो गया है? रूस। भारतीय सेना और किस संस्थान ने अग्नि शोध रक्षा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? IIT मद्रास। एशिया का सबसे बड़ा कछुआ किस राज्य के जेलियांग सामुदायिक अभ्यारण्य में लाया गया है? नागालैंड। इसरो ने गगनयान के लिए होप मिशन कहाँ लॉन्च किया है? लद्दाख। और भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने जारी किया है? नीति आयोग। हाल ही में कहाँ 1 अगस्त 2025 से स्टेबल क्वाइन अध्यादेश लागू करने की घोषणा की गई? हांगकांग। पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 किसने जीता है? अर्जेंटीना। भारत सरकार ने किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नॉमिनेशन किया है? सारनाथ। आज आपके लिए क्वेश्चन है भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप इस पूरे लेक्चर को देख चुके हैं तो अब आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक मिलेंगी तो इनको प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा ऐप पर आपको ये सभी ई बुक मिल जाएंगी तो इनको प्राप्त कर लें। और दोस्तों आप ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं।